नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज हम कक्षा 12 की हमारे जो इतिहास की तीसरी पुस्तक है एनसीईआरटी सिलेबस की, उसका जो लेसन है संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत, उसको अपने यहाँ पर शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। ये रिवीजन के लिए आपके फ़ायदेमंद होगा। तो भारत के संविधान के बारे में हम सभी को पता है कि जब निर्माण किया गया था इसका 9 दिसंबर 1946 की बात है। पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा का गठन पहले किया जा चुका था। 1945-46 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उससे संविधान सभा का गठन हुआ था। और उसके बाद जब प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, तब से लेकर 26 नवंबर 1949 तक लगभग 3 वर्ष इसे पूर्ण करने में लगे थे। इसमें लगभग 165 दिन थे, वो तो बैठकों में चले गए। और इन बैठकों से जो निष्कर्ष निकालकर जो कुछ संविधान में लिखा गया उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम जब शुरू करते हैं तो भारत के संविधान के बारे में, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस समय जो भारत के अंदर जो दौर चल रहा था वो उथल पुथल का दौर था। लोगों के जो जहन में उस समय भारत छोड़ो आंदोलन, जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके द्वारा किया गया संघर्ष आदि, ये सभी घटनाएं उस समय लोगों के जहन में थी। और तत्कालीन जो स्थिति थी या जो समस्याएं थी उस समय भारत के अंदर, भारत के जो पाकिस्तान का निर्माण हो गया था, एक तरह से भारत का विभाजन हम जिसे कहते हैं वो हो चुका था। उससे जो सांप्रदायिक दंगे फैले थे 1946 के अंदर, जो बंगाल के अंदर शुरुआत हुई थी उन दंगों की, वो पूरे उत्तर भारत और पूर्वी भारत में फैले थे। तो ये उस समय की विभिन्न जो स्थिति और समस्याएं थी वो अलग अलग तरीके की थी। एक तरफ तो एक नए राष्ट्र का निर्माण करना था और एक तरफ जो पहले जो भारत था उसका विभाजन कर दिया गया था। इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में वहाँ पर जो हमारे उस समय जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके सामने बड़ी समस्या थी। तो उस दौर के अंदर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अब हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन। तो जो संविधान सभा का गठन था वो किस प्रकार से किया गया। संविधान सभा के गठन के अंदर जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनसे, जो 1945-46 के अंदर संविधान सभा के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे वहाँ से संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको चुना गया था। संविधान सभा के सदस्यों के साथ में प्रत्येक रियासत से भी एक प्रतिनिधि शामिल किया गया था। क्यों क्यों किया गया था प्रतिनिधि शामिल? क्योंकि उस समय जो रियासतें थी वो सारे भारत का एक अंग या भारत के साथ शामिल हो गई थी। तो इसलिए प्रत्येक जो रियासत थी, रियासत से भी एक सदस्य इसमें जोड़ा गया था। रियासत से सदस्यों को संविधान सभा में लिया गया था। चूंकि प्रांतीय विधानसभाओं में उस समय कांग्रेस का बहुमत था, तो लगभग 82% जो सदस्य थे इस संविधान सभा के वो कांग्रेसी थे। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया संविधान था, क्योंकि वो कांग्रेस के सदस्य आपस में बिल्कुल एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे। कोई उसमें समाजवाद पर जोर देता था, कोई धर्मनिरपेक्षता पर जोर देता था, सभी के अपने अलग अलग मुद्दे थे। तो इस प्रकार से जो उनके बीच में जो बहस होती थी, जो चर्चा होती थी, वो बाद में प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी और लोगों के अंदर भी उस पर चर्चा होती थी, विचार विमर्श होता था। उसके आधार पर सब कुछ वो इस कार्रवाई में शामिल किया जाता था और अपने विचार व्यक्त करके उस बैठक में उसको बताया जाता था। अपने जो तर्क दिए जाते थे, अपने तथ्य पेश किए जाते थे, उसके आधार पर वहाँ कोई ना कोई कानून बनाने की कोशिश की जाती थी। तो इस प्रकार से जो संविधान सभा थी उसके अंदर एक पार्टी का बहुमत होते हुए भी वहाँ पर सभी प्रकार के विचारों का स्वागत किया जाता था, ये हम कह सकते हैं। तो संविधान सभा की मुख्य आवाज़ें, ये इसमें अगला छोटा सा बिंदु है आपकी पुस्तक में। संविधान सभा की मुख्य आवाज़ें, मुख्य आवाज़ों से मतलब यहाँ पर है कि संविधान सभा के अंदर विशेष रूप से कौन लोग थे जिन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा काम किया था या सबसे ज़्यादा प्रभाव इनका संविधान पर रहा था। तो वहाँ मैं बात करूँगा 6 प्रमुख सदस्य और 2 उसके अलावा जो आईएएस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी थे, वो कुल 8 जने थे जिनका ज़्यादा प्रभाव रहा था। उसके बाद जो प्रकाशन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। तो ये 6 जने कौन थे? इन 6 जनों में हम बात करेंगे सबसे पहले जो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जिन्होंने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला नाम है।
जिनका संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव है, उस संविधान की आत्मा कहा गया है। उसे संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? उद्देश्य प्रस्ताव को या उद्देश्य कथन को संविधान की आत्मा कहा गया है। आपको ये याद कर लेना चाहिए, यहाँ से छोटा प्रश्न आ सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य कथन को संविधान की आत्मा कहा गया है। पूरा संविधान इसी के ऊपर है। ये संविधान की आत्मा कहा गया है। ये उद्देश्य प्रस्ताव था, ये किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो तिरंगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसका प्रस्ताव भी जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और पूरे पे इनका मतलब जो प्रभाव था पूरे संविधान पर वो रहता ही था। तीसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने जो विभिन्न जो रियासतें थी उनके एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया था और इसके अलावा संविधान के प्रारूप में भी इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे उचित सुझाव दिए थे जिनको संविधान में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। चौथा सबसे महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर ये कौन थे? भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो जो संविधान का जो फॉर्मेट तैयार किया गया था, प्रारूप तैयार किया गया था, वो पूरा इनकी देखरेख में तैयार किया गया था, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की देखरेख में। इसके अलावा दो और सदस्य थे, एक तो डॉक्टर के.एम. मुंशी जो कि गुजरात के थे और दूसरे थे कृष्णा स्वामी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो कि मद्रास से ही इसके सदस्य थे संविधान सभा के। इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो प्रारूप से संबंधित कुछ बातें थी उन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था संविधान में। तो इस प्रकार ये 6 नाम जो मैंने लिए हैं इनको आपको याद रहना चाहिए हर समय। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर के.एम. मुंशी और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो कि मद्रास से थे। इसके अलावा 2 नाम मैंने आपको बताया कि 2 आईएएस अधिकारी थे। जो महत्वपूर्ण आईएएस अधिकारी थे उनमें एक तो थे बी.एन. राव और एक थे बी.एन. राव और एक थे एस.एन. मुखर्जी। इन्होंने जो संविधान की जो ये लोग संविधान के प्रारूप में जो बातें शामिल करना चाहते थे उन बातों को इन्होंने वैधानिक रूप से किस प्रकार से उनको ड्राफ्टिंग की जाती है, इस प्रकार से उन्होंने संविधान के लेवल के हिसाब से इन्होंने ड्राफ्टिंग करके उसमें डलवाया। कौन कौन से 2 आईएएस ऑफिसर थे? बी.एन. राव और डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी। अब हम बात करते हैं संविधान की दृष्टि कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। भारतीय संविधान है जो अभी हमने जिक्र भी किया था कि भारतीय संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान की आत्मा है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय जो संविधान है उसकी उसे आत्मा कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सभी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है। सभी के लिए समानता का जिक्र है इसमें, चाहे वो किसी भी प्रकार की समानता हो, सभी के लिए समता का हक है इसमें, सभी के लिए अधिकारों का, सभी के लिए विभिन्न जो अधिकार हैं चाहे वो किसी भी प्रकार का अधिकार है, 5 प्रकार के अधिकारों की सबकी इसमें जिक्र किया गया है उद्देश्य प्रस्ताव में। तो उद्देश्य प्रस्ताव है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सामाजिक एकता पर जोर दिया गया है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य की कल्पना इसमें की गई है। जैसा कि आप पढ़ते हो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोक कल्याणकारी गणराज्य बनाने के लिए इसमें वो विभिन्न एकता, अखंडता, समता, समानता के अधिकार वगैरह सब उसमें जिक्र है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न उद्देश्य प्रस्ताव से आवश्यक रूप से आता है। अब है लोगों की विभिन्न इच्छाएं। लोगों की विभिन्न इच्छाएं, लोग जो उस समय लोगों से मतलब है संविधान के जो संविधान सभा के अन्य सदस्य थे उनकी क्या इच्छाएं थी। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रांतों से जो प्रतिनिधि आए हुए थे उन्होंने अपनी अलग अलग जो बातें थी वो संविधान में शामिल करवाने के लिए प्रयास किए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बातें थी यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव था। तो इसके बारे में कुछ लोगों ने कहा कि जो उद्देश्य प्रस्ताव बनाया गया है उसमें तो हालांकि बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है, आदर्श बातों का जिक्र किया गया है,
लेकिन क्या उनको लागू करवाना ये बिल्कुल संभव होगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी है। तो इसलिए अधिकार जो दिए गए उसमें जो इसके प्रमुख नेता थे उन्होंने इसके बारे में बताया कि बिल्कुल संविधान जो बनाया जा रहा है वो समाज के प्रत्येक तबके को समानता का अधिकार देगा, सभी के लिए ये बराबर बातें होंगी। तो इस प्रकार से उनको संतुष्ट किया गया। अगला है अधिकारों का निर्धारण, 5वां टॉपिक है इसमें अधिकारों का निर्धारण। तो सबसे पहले जो इसमें समस्या आई थी वो ये आई थी कि जो अधिकार थे वो किस प्रकार से होंगे। यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन होगा, गरीब किसे माना जाएगा, जातियों के आधार पर वर्गीकरण होगा या नहीं, धार्मिक आधार पर वर्गीकरण होगा कि नहीं, ये सब बातें संविधान के अंदर संविधान सभा में रखी गई। इन पे खूब बहस हुई, खूब चर्चाएं हुई। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई वो आई थी पृथक निर्वाचन की जो समस्या थी उससे संबंधित। विभिन्न लोग थे, विभिन्न जो नेता थे उसमें, जैसे कि अगर हम बात करें पृथक निर्वाचिका की जो समस्या थी उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हमें पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें समझाया इस मुद्दे पर कि पृथक निर्वाचन की समस्या से जो दलित या पिछड़े लोग हैं वो और पिछड़ जाएंगे, उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा, इसलिए उन्हें मना लिया गया। और पृथक निर्वाचक की समस्या पर खूब चर्चा होने के बाद में जो इससे संबंधित जो नेता थे उन्होंने इस मांग को छोड़ दिया। इसके अलावा जो कुछ अधिकार दिए गए थे उन पे बात चली, तो कुछ लोगों ने कहा कि केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। तो जो कौन सा प्रस्ताव है, उसमें प्रस्ताव था कि सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन इसमें भी कुछ लोग थे जैसे कि डॉक्टर सोमनाथ लाहिड़ी, B पोकर बहादुर आदि ने इसका विरोध किया कि केवल प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा, कानून है वो बनाने पड़ेंगे, हमें समानता का अधिकार देना पड़ेगा, जो हमारे दलित भाई हैं या जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके साथ समानता रखनी पड़ेगी। और पिछड़ा किसे माना जाएगा, अल्पसंख्यक किसे माना जाएगा, क्या ये जाति के आधार पे होगा या धर्म के आधार पे। उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये आर्थिक आधार पे करना चाहिए, तो इससे लोगों को सभी को बराबर लाने का जो एक काम है वो ठीक से हो पाएगा। और उसके बाद जो दलित नेता थे उन्होंने बताया कि हमें हजारों साल तक दबाया गया है, तो इस समस्या को समाधान करने के लिए विभिन्न बैठकों के बाद में एक जो सुझाव दिया गया वो ये था कि दलितों के लिए सभी को जो अस्पृश्यता थी वो इस संविधान में डाली गई, अस्पृश्यता का अंत किया गया। विभिन्न कानूनों के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त करने के प्रयास किए गए, मंदिरों में सभी को आने जाने की अनुमति दे दी गई। तो इस प्रकार से जो अधिकारों का निर्धारण था वो किया गया था। राज्य की शक्तियाँ, अगर हम बात करें अब जो संविधान निर्माण के बाद जब राज्य की शक्तियों के विभाजन के बारे में चर्चा शुरू हुई, तो जो विभिन्न नेता थे, कुछ नेता थे जिनमें जवाहरलाल नेहरू प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि संघ को शक्तिशाली बनाया जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि हम 1935 में जो मजबूत केंद्र था उससे भी मजबूत केंद्र, 1935 के अधिनियम में जो मजबूत केंद्र दिया हुआ था उससे भी मजबूत केंद्र चाहते हैं। तो इस प्रकार संघ और राज्य के जो आपस में शक्तियों के विभाजन पर काफ़ी बहस हुई। उसके बाद विभिन्न सूचियाँ बनाएगी जिनमें केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आप अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हो। इन सूचियों में विभिन्न विषय डाले गए, जिस प्रकार से रेलवे को या वनों को, वन विभाग को, इनको केंद्रीय सूची में डाल दिया गया। कुछ विभाग थे वो केवल राज्य सूची में थे और कुछ विभाग थे वो समवर्ती सूची में थे। तो केंद्र शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो केंद्र के विषय थे, केंद्र की सूची थी उसमें बहुत सारे विषय डाल दिए, और राज्यों के विरोध के बावजूद जो समवर्ती सूची थी उसमें भी काफ़ी सारे जो विषय थे वो डाल दिए। इस प्रकार राज्यों के पास कानून बनाने के लिए बहुत ही कम विषय बचे थे। तो इस बात पे काफ़ी तीखी बहस हुई थी कि राज्यों को कमज़ोर किया जा रहा है। इसमें पहले कांग्रेस भी केंद्र को कम शक्तिशाली बनाने के पक्ष में थी, क्योंकि विभाजन से पहले वो मुस्लिम लीग को अपने साथ लेकर चलना चाहती थी। वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग को संतुष्ट किया जाए कि कुछ राज्यों में उनकी प्रांतीय सरकार होगी तो उस प्रांत में उनको स्वायत्तता दी जाएगी, उनके बीच में कोई भी उनके साथ ज़बरदस्ती इसमें कुछ नहीं किया जाएगा। संघ के द्वारा वो अपना स्वायत्तता के साथ अपने राज्य के अंदर अपना शासन चला सकते हैं।
अब कर निर्धारण की जो नीति थी उसमें भी राज्यों को ज़्यादा स्वायत्ता नहीं दी गई। ज़्यादातर जो कर निर्धारण थे वो केंद्र के द्वारा किए गए। राज्य के पास केवल भू राजस्व के अलावा बहुत ही कम ऐसे विषय थे जिन पे उनको कर प्राप्त होता था। तो इस प्रकार से जो केंद्र था उसको शक्तिशाली बनाया जा रहा था संविधान के द्वारा। इसके पीछे जो लॉजिक था, केंद्र बिखर जाएगा। आपकी पुस्तक में आप इसे पढ़ोगे ध्यान से, केंद्र बिखर जाएगा। क्यों बिखर जाएगा? अगर केंद्र को मजबूत नहीं किया तो उस समय जो आंदोलन हो रहे थे, उस समय जो आपस के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था, अगर केंद्र को शक्तिशाली नहीं बनाते तो केंद्र बिखरने की पूरी संभावना थी। अगर राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाती, ज़्यादा प्रांतीय स्वायत्ता दे दी जाती, तो राज्य आपस में नया एक अपना खुद का संविधान तैयार करने के लिए सक्षम हो जाते या ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते, तो उससे केंद्र को बिखरने की इसमें इनको संभावना नज़र आ रही थी। इसलिए इन्होंने कहा कि आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। केंद्र में एक बहुत ही शक्तिशाली सरकार हो जो पूरे प्रांत, पूरे केंद्र को, पूरे राज्य, पूरे भारत को, यहाँ मैं राज्य शब्द अगर लूँ तो बार बार उसको पूरे भारत से माना जाए। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की क्यों आवश्यकता है? कि क्योंकि हम इस नए एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। नए राष्ट्र के निर्माण के लिए केंद्र में एक शक्तिशाली सरकार का होना, जिसके पास शक्तियाँ मौजूद हो, बहुत ही आवश्यक था, परम आवश्यक था। अब अगला टॉपिक है राष्ट्र की भाषा। राष्ट्र की भाषा, यहाँ पर जब 1930 की बात करें तो गांधी जी एक कल्पना करते थे कि अगर भारत को, अगर हम भारत की अगर कोई राष्ट्र की भाषा बनाएंगे तो वो हिंदुस्तानी होगी। हिंदुस्तानी थी वो, हिंदी और उर्दू दोनों का एक मिला जुला रूप था जो आमतौर पर सभी जगह भारत में बोली जाती थी। लेकिन जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब हिंदी की हिमायत की गई। कौन सी हिंदी की? इसमें हिंदुस्तानी वाली हिंदी नहीं थी। हिंदी को शुद्ध रूप दिया गया, इसे संस्कृत से जोड़ दिया गया। तो कुछ क्षेत्र थे जैसे कि दक्षिण भारत के, अगर हम बात करें, एक दक्षिण भारत के थे आर.वी. धुलेकर। उन्होंने, आर.वी. धुलेकर ने हिंदी का, इसमें हिंदी की हिमायत की। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन इस पे कुछ लोगों ने विरोध किया। दक्षिण भारत के कुछ लोगों ने विरोध किया, महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने विरोध किया कि नहीं, हिंदी को हम राष्ट्र की भाषा नहीं बना सकते। तो काफ़ी चर्चा के बाद हिंदी को इसमें राष्ट्र की भाषा ना मानकर राज्य की भाषा बना दिया गया, राजभाषा बना दिया गया, ना कि राष्ट्रभाषा। और जो इसमें एक समय सारणी बनाई गई कि अगले आने वाले थोड़े समय के बाद हिंदी, लोगों के अंदर हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाएगा और उसके बाद इसे राष्ट्र की भाषा बना दिया जाएगा। तो उसमें क्या हुआ? वर्चस्व का भय। शुरू में जो संविधान के अंदर ये छूट दी गई कि राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य अपनी भाषा को, वहाँ की भाषा को, स्थानीय भाषा को भी प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन अब हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए दक्षिण भारत में हिंदी के स्कूल खोले गए, वहाँ के लोगों को हिंदी सिखाई गई, लेकिन वो हिंदुस्तानी से अलग हिंदी थी। इसलिए विभिन्न जो मद्रास के थे, एक जी दुर्गाबाई थी, उन्होंने कहा कि हम हिंदी के बिल्कुल समर्थक हैं, लेकिन जिस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है आक्रामक तरीके से, तो हमें इसका विरोध करना पड़ेगा। ये सब गांधी जी के समर्थक थे। लेकिन फिर भी इन्होंने एक सख्त भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये सब कुछ हुआ तो उनका जो स्थानीय भाषा है वो बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी धीरे धीरे। इसलिए ये वर्चस्व का भय उन सबको लग रहा था। तो इस प्रकार से संविधान निर्माण के अंदर, संविधान निर्माण के पहले बहुत सी समस्याएं थी, बहुत सी समस्याओं से देश जूझ रहा था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था और उसमें जो चर्चाएं होती थी, उसके पश्चात संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण कौन कौन से व्यक्ति थे और संविधान निर्माण में क्या क्या समस्याएं आई, किस प्रकार से चर्चा की गई। इस प्रकार से इस अध्याय में आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो एक बार ये जल्दी से रिवाइज करने के लिए मेन टॉपिक आपको वहाँ अच्छे से आपको याद हो जाएगा। भारत का संविधान, इसमें उथल पुथल का दौर था, तत्कालीन स्थिति और समस्याएं थी, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, गठन होने के बाद क्या क्या चर्चाएं वहाँ पे होती थी, संविधान सभा की मुख्य आवाज़ें, यानी मुख्य उसमें कौन कौन लोग थे, 6+2 मैंने बताया, याद कर लेना इनको। संविधान की दृष्टि में उद्देश्य प्रस्ताव आपको याद होना चाहिए, लोगों की विभिन्न इच्छाओं के बारे में ध्यान होना चाहिए, अधिकारों का निर्धारण किस प्रकार किया गया, पृथक निर्वाचिका की क्या समस्या थी, केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है, हमें हजारों साल तक क्यों दबाया गया और अब हमें कौन सी छूट चाहिए, राज्य की शक्तियाँ
संघ और राज्य में किस प्रकार विवाद रहे, विभिन्न सूचियां थी, उनमें उनका गठन किया गया, कर निर्धारण की जो क्या नीति थी, केंद्र बिखर जाएगा, किस प्रकार बिखर जाएगा और उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता क्यों है, राष्ट्र की भाषा, यहाँ से पिछले बार शायद बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आया था राष्ट्र की भाषा से संबंधित, और इस बार भी संभावना है यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है। तो इसको आप एक बार ध्यान से अपनी पुस्तक से करने के बाद परीक्षा के समय इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बाकी के विषयों पे बात करेंगे। थैंक यू।